मेरी ज़िंदगी में एक नई खुशी आने वाली थी। लड़की की ज़िंदगी में खुशी सबसे ज़्यादा तभी आती है जब उसका रिश्ता पक्का हो जाता है। एक गरीब लड़की की शादी होने में जितनी मुश्किलें आती हैं, उससे कहीं ज़्यादा मुश्किलें तब आती है जब उसके चेहरे पर कोई दाग हो। मैं भी चाँद की तरह एक खूबसूरत युवती हूँ। जिस तरह चाँद पर दाग है, मुझ पर भी एक दाग है, एसिड का दाग। जैसे चाँद का दाग उसकी खूबसूरती के आगे ओझल हो जाता है, उसी तरह मेरा दाग भी मेरी खूबसूरती के आगे ओझल हो जाता है। फिर भी चाँद के दाग को लोग नज़रअंदाज करते हैं और मेरे दाग को नहीं, क्योंकि मैं चाँद नहीं हूँ। मैं एक गरीब लड़की हूँ जिसके बाबूजी खेतों में मजदूरी करते हैं और हमारा पालन पोषण करते हैं। सूरज के सर पर चढ़ते ही सोहम जी और उनकी माता जी आ गए। सोहम जी बहुत ही सुंदर है। उन्हें देखकर मेरे मन में भी एक निराशा छाई कि इतने सुंदर है, इसके साथ ही एक बहुत बड़े पुलिस अफसर, यह मुझ जैसी लड़की को क्यों पसंद करेंगे। चिंता चिंता में दो आंसू भी आ गए, पर उन्हें देखकर मेरे मन में न जाने क्यों एक उम्मीद जाग रही थी। मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि मैं उनकी तरफ इतनी आकर्षित क्यों हो रही हूँ। क्या ये केवल एक खिंचाव था, या मैं उन्हें पहली नज़र में ही प्यार करने लगी हूँ। किसी ने सच ही कहा है, प्यार या तो पहली नज़र में हो जाए या फिर बरसों साथ रहने के बाद भी ना हो। जैसे जैसे सोहम जी घर के अंदर की ओर बढ़ रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मेरे घर में नहीं, मेरे हृदय के अंदर आ रहे हैं। और घर के अंदर आते ही मुझे महसूस हुआ कि वो मेरे हृदय में समा गए हैं। मैंने अम्बे माँ की तरफ देखते हुए कहा कि हे गौरी माँ, जैसे आपने माता सीता को भगवान राम दिलाए थे, उसी तरह मुझे मेरे सोहम दिला दो। और मैंने मन ही मन सोहम जी को अपना पति स्वीकार कर लिया था। सोहम जी और उनकी माता जी घर के अंदर आकर बैठ चुके हैं। बाबूजी सिर्फ इसी प्रयास में है कि कुछ भी कमी ना रह जाए, उनका आदर सत्कार अच्छे से भी अच्छा हो। उनकी अच्छे से आवभगत शुरू हो गई थी। कुछ समय बाद मुझे बुलवाया जाने वाला था। समाज की रीत के अनुसार मैं चाय लेकर गई। श्रृंगार का ज़्यादा शौक नहीं था और ना ही साड़ी का, पर एसिड के दाग को छुपाने के लिए माँ ने साड़ी पहनने को कहा और घूंघट लेने को भी। मैं अपने एसिड के दाग को छुपाना नहीं चाहती थी। अब उस दाग को क्या छुपाना जो अब मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। पर बाबूजी और माँ ने समझाया था कि हम मौका देखकर बात करेंगे। मैंने सोहम जी और माता जी को चाय दी। माता जी ने मुझे बैठने के लिए कहा। हिचकिचाहट में दूर कोने में बैठ गई। क्या नाम है बेटी आपका? काजल। कहाँ तक पढ़ी हो? 12वीं तक। सोहम जी और माताजी ने आपस में एक दूसरे को देखा। ऐसा लगा कि शायद मेरा कम पढ़ी लिखी होना उन्हें पसंद नहीं आया। आपने कभी सफ़र किया है? जी सॉरी, आपको इंग्लिश नहीं आती होगी ना, कोई बात नहीं। ये कैसा प्रश्न है बेटा, तू भी ना अब यहाँ पर भी पुलिसिया अंदाज में ही प्रश्न पूछेगा। सोहम जी की माताजी ने कहा। आप क्या पसंद करती है काजल जी? मैंने तपाक से उत्तर दिया, जी मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। फिर पढ़ी क्यों नहीं? इसका भी मेरे पास कोई उत्तर नहीं था। मुझे अब विश्वास हो गया था कि सोहम जी एक पढ़ी लिखी लड़की ही ढूंढ रहे हैं। बेटा इतना घूंघट क्यों, इसे हटा लो, सोहम जी की माता जी ने कहा और साथ ही अपने पास बिठाया। बड़ी कश्मकश थी, यदि पल्लू हटा लेती तो सच्चाई सामने आ जाती और बाबूजी का सही समय न जाने कब आने वाला है, पता नहीं है। माताजी के बार बार आग्रह करने पर अपनी उस सच्चाई को अब सामने लाना ही था। घूंघट के हटते ही पल्लू के नीचे छुपा मेरा एसिड का दाग सोहम जी और माताजी के सामने था। ये क्या है? सोहम जी की माताजी ने कहा। बाबूजी चुप थे। मेरी आंखें भर गई थी। चलो सोहम, घूंघट के पीछे इतना गंदा दाग, हमें यहाँ कोई रिश्ता नहीं करना है। करीब कुछ क्षणों तक सोहम जी मुझे देखते रहे, मेरी उन भरी हुई आंखों को, उसके पीछे छुपे दर्द को और मेरे बेबस चेहरे को भी वो बड़ी ही गंभीरता से देख रहे थे। मैं अपनी आंखों में दबे हुए आंसुओं को बाहर ना लाने का भरसक प्रयास कर रही थी। रुकिए माँ, यदि आज्ञा हो तो एकांत में वार्तालाप हो सकता है, सोहम जी ने बाबूजी की ओर देखकर कहा। बाबूजी सतबद्ध थे। उन्होंने बस सिर हिलाकर सोहम जी को मंजूरी दे दी। सोहम जी की बात सुन उनकी माताजी भी थोड़ा चौंक कर सोहम जी की ओर देख रही थी। घर के पीछे ठंडी की दोपहर में दो कुर्सी पर हम दोनों आमने सामने थे। मुझे अपराधी सा बोध हो रहा था। अजीब सी शांति थी उस माहौल में जो मेरे मन के कौतूहल को चीर रही थी। मैं नजरें झुकाकर बैठी थी, उन खामोशियों में सोहम जी के बोलने का इंतजार कर रही थी। मुझे लगा कि सोहम जी को जरूर ही कुछ विशेष बातचीत करनी होगी, इसलिए उन्होंने एकांत में बात करने का प्रस्ताव रखा है। कुछ ही समय बाद मुझे एहसास हो गया कि सोहम जी मुझसे कुछ पूछना नहीं चाहते, बल्कि वो मुझसे केवल सुनना चाहते हैं। इसलिए मैंने ही शुरुआत करते हुए कहा कि आपने मुझसे पूछा था कि क्या मैंने कभी सफ़र किया है, तो सुनिए सोहम जी, हाँ मैंने सफ़र किया है। एक बार नहीं, बार बार। ज़िंदगी के हर पड़ाव में मैंने सफ़र किया है। जब एक गाँव की लड़की कुछ बनने के लिए शहर की ओर जाती है तब उसे सफ़र करना होता है। जब शहर के जंगली कुत्ते भौंकते हैं तब सफ़र करना होता है, और उनमें से कोई कुत्ता ये दाग दे जाता है तब और सबसे ज़्यादा सफ़र करना मुश्किल होता है सोहम जी।
जब उस पिता को जिसने बेटी को पढ़ाने के लिए पूरे गांव भर से लड़ाई की थी, उसी को बेटी के इस दाग के कारण उसके घर से, उसके गांव से धक्के मारकर निकाला जाता है। उसे भरे गांव में बेइज्जत किया जाता है। उसकी बेटी को बदचलन कहा जाता है। क्या बेटी को पढ़ाना मेरे बाबूजी का अपराध था? खैर छोड़िए सोहम जी, मैंने आपसे झूठ कहा था कि मैं 12वीं तक पढ़ी हूँ। मैं आदर्श देव कॉलेज से बीकॉम फर्स्ट ईयर पास हूँ। आगे भी पढ़ती, पर इस दाग ने या इस समाज ने, एक जहरीली मानसिकता ने, इतना कहकर मेरी आंखों से आंसू आ गए। उस शांत माहौल में बड़ा कौतूहल हो रहा था, लेकिन सिर्फ मेरे मन में। सोहम जी के अंतर मन में क्या था, इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं था। मेरे आंसू मेरी आंखों को छोड़ मेरे दर्द को बयां करने अब बाहर आ चुके थे। मैं भी अब इन्हें नहीं रोक सकती थी। मेरे उन आंसुओं को जमीन पर गिरने से पहले सोहम जी ने अपने हाथों में थाम लिया और मुझसे कहा, काजल जी, मुझे तो आपसे पहली नज़र में ही प्रेम हो गया था जब आपको पहली बार गाँव के बाहर नदी के पास देखा था। शायद आपने नहीं देखा होगा, लेकिन मैं आपको बड़ी गौर से देख रहा था। आपको देखकर बस एक ही विचार आ रहा था कि जिस लड़की को मैं तलाश रहा था वो आप ही हो। मुझे इस दाग के बारे में उस समय जानकारी नहीं थी, लेकिन मेरा प्रेम आज भी वही है जो उस दिन था। आज मैं केवल आपकी इच्छा जानने के लिए ही यहाँ आया हूँ। क्या मैं इन आंसुओं को जिंदगी भर इस तरह ही थाम सकता हूँ कि वो इन आंखों में अब कभी ना आए? मैं बस सोहम जी की ओर देख रही थी। मेरे लिए उस पल की वो हकीकत एक सपने की तरह थी, जैसे परियों की कहानी का कोई राजकुमार मेरे सामने बैठा हो और मुझे अपनी रानी बनाने के लिए तैयार हो। उस पल को मैं जाने नहीं देना चाहती थी, बस उसे थाम कर रखना चाहती थी। मैं एक स्वप्न लोक में खो सी गई थी। तभी सोहम जी की आवाज़ आई, काजल जी, आपकी शांति को मैं आपकी हाँ समझूं। मैंने भी हाँ में सिर हिला अपने प्यार का इजहार कर दिया, पर मेरे चेहरे पर चिंता की लकीरें छाई हुई थी। सोहम जी ने मेरे भावों को समझ कहा कि फिक्र मत कीजिए, माँ से मैं बात करूंगा। आप मुझे 10 दिन का समय दीजिए। 10 दिन के अंदर ही माँ और बाबूजी खुद आपके घर रिश्ता लेकर आएंगे, यह मेरा वादा है। सोहम जी मुस्कुराते हुए बाहर आ गए और बाबूजी की ओर देखते हुए प्रणाम कहकर चले जाते हैं। उनके जाते ही मेरी सौतेली माँ ने कहा, क्या लगता है आपको, इतने बड़े घर के लोग हैं और इस ग्रुप को पसंद करेंगे? सुनो भाग्यवान, उन्होंने अभी तक ना भी नहीं कहा, सिर्फ वो लोग प्रणाम कहकर ही गए हैं। बाबूजी की बड़ी इच्छा थी कि यह रिश्ता जुड़ जाए और मेरी बिटिया के भाग खुल जाए। साथ ही एक चिंता भी थी कि वो लोग मेरी बच्ची को क्यों पसंद करेंगे। वही सौतेली माँ को तो पूरा विश्वास था कि मुझे नापसंद किया जाए। माँ बाबूजी की बहस को मैंने अनसुना कर अपनी मस्ती में मगन हो गई थी। मैं मन ही मन सोच रही थी कि सोहम जी ने मुझसे प्रेम करके मुझे जीने की एक नई उम्मीद दी है, इसलिए भी मैं आज बहुत खुश हूँ। सोहम जी के जाने के बाद भले ही माँ और बाबूजी को उन पर भरोसा हो या ना हो, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि सोहम जी के घर से 10 दिन के अंदर जवाब ज़रूर आ जाएगा। बस मैं उनके घर से जवाब आने का इंतज़ार करने लगी। समय के साथ साथ सोहम जी के 10 दिन में से कुछ दिन बीत चुके हैं। सोहम जी का मेरे पास कोई फ़ोन या कोई सूचना नहीं आई है। बाबूजी ने उम्मीद छोड़ दी और माँ को तो कोई उम्मीद थी ही नहीं, पर मुझे एक उम्मीद है। समय के साथ साथ सोहम जी के वादे के अनुसार 9 दिन तो बीत चुके थे और आज उनके घर से रिश्ता पक्का होने की खबर आने का 10वां और आखिरी दिन है। मैं सुबह से ही एक अलग ही तैयारी में लगी हूँ। मुझे सोहम जी पर पूरा भरोसा है कि आज तो वो अपना वादा पूरा करेंगे ही। मेरा इंतज़ार अब बेसब्र होता जा रहा है। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम होने को है, लेकिन सोहम जी के घर से ना उनके माता पिता आए और ना ही वे सोए। इस कारण अब मेरी उम्मीद का दिया भी बुझने लगा है, पर यह पलकें उनकी आस में बैठी हुई हैं। सर्द मौसम की आहट ज़्यादा हो चुकी है और शाम होते ही ठंडी बयारें गरीबों के आंगन को कुछ ज़्यादा ही ठंडक पहुंचा रही है। मेरे एहसासों के दीपक के साथ ही मैंने मंदिर का दीपक जला दिया है और उससे ठंडी हवाओं से बचाने के बहाने मैं घर की दहलीज पर खड़ी सोहम जी की राह देख रही हूँ, पर सोहम जी नहीं आए। रात के अंधेरे में सारे शोरगुल बंद हो गए, पर मेरे अंतर मन में एक ज्वाला जल रही थी। क्या सोहम जी अब कभी वापस नहीं आएंगे? मेरे अंदर एक दर्द का उफान है, रो भी नहीं सकती हूँ। पूरी रात बीत गई, मेरी आंखों में नींद की जगह बस सोहम जी का ही चेहरा नजर आ रहा था। वो रात भी धीरे धीरे काली होती जा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद यह रात नहीं, मेरी उम्मीदें, मेरे सपने काले हो रहे हैं। भोर होते ही रात भर के उसी द्वंद को शांत करने में गाँव की सैर करने उठी। बाबूजी ने टोकते हुए बाहर ठंड होने से अंदर ही रहने को कहा। मेरे ना सुनने पर माँ ने कहा, ये महारानी कहाँ मानने वाली है, बस हरदम मटकते रहती है। यदि हमारी सुनी होती तो ये दाग नहीं होता। मैंने माँ की बातों को अनसुना कर गांव की ओर निकली। सुबह की ठंडी हवाओं ने एक ऐसा कंपन दिया कि मैं आज अपने सारे गम भुला, बस बहुत ठंड है, आज यही सोची जा रही थी। जब से इस नए गांव आई हूँ तब से कभी ज़्यादा बाहर ही नहीं गई। आज इस गांव की गलियों को देखने का मौका मिला है। अपना गांव, अपना शहर कब का छूट गया। पिताजी को गांव वालों ने निकाला तो हम इस नई जगह पर बस गए। एसिड मुझ पर डला था, लेकिन पूरे परिवार को गांव छोड़ना पड़ा। कितनी गंदी सोच थी हमारे गांव की। जैसे मैंने पढ़ने के लिए शहर जाने की इच्छा और बाबूजी का साथ देना कोई विरोधी कदम था। बहुत
कुछ सहा है बाबूजी ने। सोचे सोचे मैं घर आ गई। भोर की सैर में मेरे अतीत के दर्द ने मेरे वर्तमान का दर्द कम कर दिया है। मेरा चित्त शांत है। सोहम जी के वचन के मुताबिक वो 10वां दिन तो बीत चुका था, आज 11वां दिन है। फिर भी मुझे थोड़ी उम्मीद है। दोपहर हुई कि एक बड़ी गाड़ी घर के सामने खड़ी हुई। गाड़ी के आते ही मैं समझ गई कि मेरे सोहम जी ही आए हैं। मैं घर के अंदर छुप सी गई हूँ। शायद अब मुझे लज्जा रही है। आज की सुबह की जगह दोपहर मेरे लिए उम्मीद लेकर आई है। बाबूजी ने घर पर हमको बताया कि सोहम बाबू के माता पिता आए हैं। कुछ भी खास तैयारियां इस बार नहीं की गई थी, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि आज कोई आने वाला है। पर मुझे सोहम जी पर पूरा भरोसा था। हाँ, थोड़ा डगमगा ज़रूर गया था, पर मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। बाबूजी के अभिवादन के बाद वार्तालाप शुरू हुआ। मुझे भी सबके बीच बैठने के लिए कहा गया। इस बार मेरे चेहरे पर कोई घूंघट नहीं है। इस बार मैं उस दाग को दिखाने में स्वतंत्र हूँ। सोहम जी के पिताजी ने कहा, सुरेश लाल जी, हमें आपकी बिटिया पसंद है। अब आपकी क्या राय है? बाबूजी ने कहा, हमारी बिटिया ही निर्णय करने की। मैंने तो सोहम जी को पहली नज़र में ही अपने मन मंदिर में बसा लिया था, इसलिए किसी और औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं थी। माँ जी, मुझे यह रिश्ता मंजूर है। सोहम जी क्यों नहीं आए? बेटा वो ट्रेनिंग में गया है, कल ही निकला है, 10 दिन में आ जाएगा। आप दोनों को बिटिया पसंद तो है ना? बाबूजी ने कहा। सुरेश लाल जी, सच कहे तो हमारी ना थी, उसका कारण भी आप जानते हैं, पर सोहम के आगे किसी की नहीं चली और अंततः हम मान गए। अब हमें किसी से भी कोई शिकायत नहीं है। आप तो बस शादी का मुहूर्त निकलवाइए बस, और थोड़ी जल्द ही निकलवाइए। हम तो अपनी बहू को जल्द से जल्द घर लेकर जाना चाहते हैं। बाबूजी की आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगे। सोहम जी के पिताजी ने उन्हें गले लगाया। उसी समय गांव के पंडित जी को बुलाकर शादी का मुहूर्त भी निकाल लिया गया। आज मैंने माँ के चेहरे पर भी मेरे लिए एक खुशी देखी। ऐसे कभी भी उन्होंने मुझसे सीधे मुँह बात ना की हो, पर आज उनका मुझे एहसास हुआ था कि वो भी कहीं ना कहीं मुझसे लगाव रखती है। 10 दिनों बाद का ही एक मुहूर्त निकल चुका था। ऊपर वाले ने तो मुझे झोली भरकर खुशियां दे दी थी, लेकिन मैं सोहम जी से मिलना चाहती थी एक बार। यथास्थान आयोजित स्थल पर हमारे पक्ष के लोग वहां पर पहुंच गए। आज मैं दुल्हन बनी हुई अपने सोहम का इंतजार कर रही हूँ, कब बारात आए और वो मुझे ले जाए। आज तक एक अपमानिता की जिंदगी जी थी। सपना था जिंदगी में कुछ बनूंगी, इसलिए शहर गई, लेकिन भूखे भेड़िए मेरे सौंदर्य के दीवाने मुझे आए दिन छेड़ने लगे। और मोहित, यह नाम आज मुझे कैसे याद आ गया? आज मेरी ज़िंदगी के इन अहम पलों में मैंने क्यों याद किया उस मोहित को? पूरा अगला पिछला मुझे क्यों दिख रहा है? भगवान, मैं नहीं याद करना चाहती उस ज़िंदगी, उस मोहित को। मैं सोहम जी को बताना चाहती हूँ उस मोहित के बारे में। हाँ, मुझे उन्हें बताना ही होगा, पर अब कैसे? वो भी शादी वाले दिन कैसे बताऊँगी कि कौन है मोहित? सब सच सच ही बता दूंगी सब सच सच, पर कैसे? मेरे अंतर मन में द्वंद चल रहा है। कह दूंगी कि मोहित मेरा प्रेमी था मेरा मोहित, मेरे सपनों में था मोहित, मेरे सपनों का शहजादा। मैं पूरी ज़िंदगी उसके साथ रहना चाहती थी। मेरी ज़िंदगी का हर क्षण उसके नाम किया था मैंने। मोहित और मैं एक ही कॉलेज में थे, आदर्श देव कॉलेज जयपुर, जहाँ एक छोटे से गाँव की लड़की, जिसके गाँव में 5th तक की स्कूल थी, वो अपने जिले से राजधानी का सफ़र करने निकल पड़ी थी। मकसद एक था, जयपुर जाकर कुछ बनना। पिताजी के पास गांव में थोड़ी सी खेती थी, जिससे हमारा सिर्फ घर खर्चा ही चलता था। लेकिन कहते हैं ना, सपने साकार करने हो तो रास्ते खुद ही मिल जाते हैं। मुझे भी स्कॉलरशिप मिली। बस बाबूजी ने मुझे घर से बाहर निकलने के लिए हाँ कह दी। ये भी बाबूजी के लिए इतना सरल नहीं था। पूरे गांव से विवाद, यहाँ तक कि घर में मेरी सौतेली माँ इन सब के बिल्कुल खिलाफ थी। जात बिरादरी सबसे झगड़ कर मुझे जयपुर भेज ही दिया। कुछ ही दिन बीते थे जयपुर जाकर, और वहाँ मेरी मोहित से मुलाकात हुई। मोहित मेरी ही क्लास में था। लेट एडमिशन होने के कारण कुछ दिनों बाद कॉलेज आया था। हम दोनों की आपस में अच्छी जमने लगी, दोस्ती हुई और दोस्ती से प्यार भी। मोहित, तुम बहुत सारी लड़कियों से फ्लर्ट करते हो, मुझसे भी फ्लर्ट ही करते हो ना? नहीं काजल, मैं क्या? अरे आई लव यू यार काजल, अभी भी फ्लर्ट ही कर रहे हो ना? नहीं पगली, सच में तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। अब बताओ, तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? अपनी जान से भी ज़्यादा मोहित मुझसे प्यार करता था, इसका मुझे बहुत यकीन था। लेकिन मुझे उसकी हैवानियत का अंदाज़ा अब लगने वाला था। हमारे प्यार को 6 महीने बीत गए। वो हमेशा मुझसे फ्लर्ट करता ही रहता था। एक दिन उसने मुझसे कहा कि काजल, हम इतने दिनों से साथ हैं, हमारे मन एक हो गए हैं, हमारी सोच एक हो गई है, पर क्या काजल, अब हमें रिलेशन को और आगे बढ़ाना चाहिए। मैं कुछ समझी नहीं मोहित, अब हमें बुरा मत मानना, अब हमें फिजिकल रिलेशन बना लेना चाहिए। नहीं है शादी के बाद। बाबा, मैंने उसकी बात को बहुत ही हल्के से लिया। तुम समझो ना काजल, बस एक बार काजल। मोहित की बातों में मुझे अब हवस सुनाई देने लगी। देखो मोहित, मैं फिर कह रही हूँ, मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ, पर यह सब नहीं कर सकती। थोड़े दिन हम दोनों की
कोई बात नहीं हुई। फिर मोहित के सॉरी कहने पर फिर सब पहले जैसा हो गया। हमारी फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम भी हो गई। छुट्टियों में हम सब घूमने गए। वहाँ एक दिन कमरे में काजल मेरी जान आई लव यू एक किस कहते हुए उसने मुझे पीछे से पकड़ लिया। एक किस के साथ वो और किस करने लगा और एकाएक उसका हाथ मेरे चेस्ट तक आ गया। मैं उसके अंदर के हवस के शैतान को समझ गई। मैं एकदम मुड़ी और उसे धक्का दिया। वो सॉरी कहने ही लगा था। मैं मोहित को एक चांटा मारकर उस टूर से वापस आ गई। मैं 3 दिनों तक कॉलेज नहीं गई थी। चौथे दिन मैं कॉलेज गार्डन में बैठी थी, तभी किसी ने पीछे से मेरी गर्दन पर एसिड फेंक दिया। जलन और दर्द से मैं करहा रही थी, फिर भी हिम्मत जुटाकर उस हैवान को देखना चाहा तो देखा कि एसिड की बोतल हाथ में थामे वो कोई दूसरा नहीं मोहित था। सच्चे प्रेम का यह सिला मुझे मोहित ने दिया था। वो केवल मेरी देह से प्यार करता था। देह ना मिली तो वो मेरा अस्तित्व भी मिटाने चला था। उसने 1 साल के हमारे प्रेम के रिश्ते का भी कोई लिहाज नहीं किया। भले झूठा उसने प्रेम किया था, पर प्रेम तो था। क्या केवल वासना में कोई इतना अंधा भी हो सकता है? उसके बाद मैं बेहोश हो गई और मुझे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। 2 दिन बाद जब होश आया तब तक सब कुछ बदल चुका था। मोहित से प्रेम करने का मुझे उसने बहुत बड़ा तोहफा दिया था। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि भले ही बाद में मोहित से सच्चा प्यार ज़रूर करने लगी थी, लेकिन मोहित मेरी पहली नज़र का प्यार नहीं था। यदि मोहित मेरी पहली नज़र का प्यार होता तो ऐसा ना करता। शायद मोहित ने मुझे बार बार आई लव यू बोलकर मुझसे प्यार करवाया था। अरे दीदी कहाँ खो गई? आपकी बारात आ गई, देखो कितनी धूमधाम से बारात आ रही है। अचानक सुनी इस आवाज़ ने मुझे उस गंदे अतीत से निकाल कर फिर उसी वर्तमान की याद दिलाई जो मेरे सामने है। अतीत की याद से निकले हुए उन 2 आंसुओं को भी मैंने आंखों में ही सोख लिया और खिड़की से बारात को निहारने लगी। सच में बड़ी ही धूमधाम से मेरी बारात आ रही है, ऐसी बारात जिसकी मैंने कभी कल्पना भी न की हो। थोड़ी ही देर बाद माँ मुझे लेने आ गई। दुल्हन की तरह शर्माना मुझे नहीं आ रहा है, परंतु लोक लज्जा से मेरे अधीर कदमों में मैंने एक जकड़न पैदा कर दी जो कि मुझे सोहम की दीवानी से ज़्यादा एक दुल्हन बनाने के लिए मजबूर करती है। आहिस्ता आहिस्ता मैं मंडप तक आ चुकी हूँ। मेरी धड़कनें आना तेज़ हो गई है। मैं सोहम जी की एक झलक देखने को अब बेताब हूँ। सोहम जी भी मेरे सामने सेहरा बांधकर खड़े हो चुके हैं। पंडित जी ने हम दोनों को वरमाला पहनाने के लिए कहा। सोहम जी वरमाला के लिए अपना सेहरा हटाने वाले हैं। मैंने अपनी आंखें बंद कर रखी है। जिनको पाना है आज वो मेरे सामने खड़े हैं। मैं आहिस्ता आहिस्ता शर्माकर अपनी आंखें खोल अब सोहम जी को देखना चाहती हूँ। मैंने आंखें खोली तो देखा कि मेरे सामने दूल्हे के रूप में मेरे सोहम जी ना होकर वो वहशी मोहित है। वो मुझे देख मुस्कुरा रहा है। मैं सतबद्ध थी। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद मैंने उस मेहमानों से भरे मंडप में कहा कि सोहम जी कहाँ हैं? मैं ज़ोर से चिल्लाई, मोहित मेरे सोहम जी कहाँ हैं? मोहित चुपचाप मेरे सामने खड़ा है। मैंने मोहित से कहा, तूने उनके साथ कुछ बुरा तो नहीं किया? कहाँ है सोहम जी? मैंने ज़ोर से चिल्लाकर फिर बाबूजी से पूछा, बाबूजी सोहम जी कहाँ हैं? बाबूजी का कोई भी जवाब ना पाकर मैंने सोहम जी की माता जी से कहा, मां जी सोहम जी कहाँ हैं? ये आदमी दरिंदा है, इसने उन्हें कुछ कर तो नहीं दिया? और मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। काजल तुम्हारे सोहम जी ठीक है, नाम मत लो मेरा। तुम क्यों आए हो यहाँ? फिर मेरी ज़िंदगी बर्बाद करोगे क्या? एक बार तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर ही चुके हो। मैं ज़ोर ज़ोर से रोए जा रही थी। मैंने बाबूजी की ओर देखते हुए कहा, बाबूजी यह वही आदमी है मोहित जिसने मेरे सपनों को चकनाचूर किया है, मुझ पर एसिड फेंका था, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। और आज जब मेरे जीवन में फिर खुशियाँ आने वाली है तो आज फिर यह मेरी खुशियों पर ग्रहण लगाने आया है। कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? सोहम जी कहाँ है? काजल जी मैं यहाँ हूँ। सोहम जी आप आ गए? आप ठीक तो है ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप यहाँ क्यों नहीं हैं मेरे सामने? और ये मोहित ये क्यों दूल्हा बना हुआ है? अब जिसकी शादी होगी दूल्हा तो वही बनेगा ना काजल जी? मतलब आप मुझसे शादी नहीं करोगे? और इस मोहित से शादी कभी नहीं जिसने मुझ पर एसिड फेंका। उस दरिंदर से शादी करने को कह रहे हैं जो एसिड फेंकने से नहीं हिचकिचाया। वो कल किसी बात पर कैरोसिन डालकर जिंदा भी जला सकता है। क्या आपने भी मुझे धोखा दिया सोहम जी? क्या आपका वो वादा भी झूठा था? बोलिए सोहम जी बोलिए। मेरा दिल नहीं मानता, पर ये सब देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपने भी मुझसे प्यार नहीं किया। शायद मेरी किस्मत में प्यार है ही नहीं। हर बार मैं गलत इंसान से ही प्यार कर बैठती हूँ। काजल जी शादी तो उससे करनी चाहिए ना जो आपसे ज़्यादा प्यार करता हो। और मेरा मानना यह है कि मोहित ही आपका सही जीवन साथी है। यह मुझसे कहीं ज़्यादा आपसे प्यार करता है। ये मोहित सोहम जी माफ़ कीजिएगा, मैं आपको उस समय कुछ बता नहीं पाई। शायद मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, इसलिए एक बार आपसे मिलना चाहती थी। अपने उस अतीत उस मोहित के बारे में बताना चाहती थी, पर किस्मत ने कभी मुझे यह मौका ही नहीं दिया। ये जो आदमी आज उस शादी के मंडप में मुझसे शादी करने के लिए दूल्हे के रूप में खड़ा है, इसका नाम मोहित, जो कि एक हवसी और वहशी आदमी है। मेरे जीवन की बहुत बड़ी भूल थी कि मैंने इस मोहित से सच्चा प्रेम किया था।
लेकिन इसे केवल मेरी इस देह से प्यार था। मेरी देह ना मिली तो एसिड फेंकना इसके लिए कितना सहज था। इसने एक बार तो सोचा होता कि भले ही इसने झूठा ही सही मुझसे प्यार तो किया था। और आप कहते हैं सोहम जी कि यह मुझे सच्चा प्यार करता है। आप पुलिस वाले होकर भी इसकी भोली सूरत के पीछे छुपा हैवानियत का चेहरा नहीं पहचान पाई। यदि मोहित आप पर एसिड फेंकता तो आज यहाँ आपसे शादी के लिए नहीं आता काजल जी। और उसकी आंखों के आंसू यह भी आपको झूठे लगते हैं। क्या मतलब है इसने एसिड नहीं फेंका? कौन लगता है आपका जो इतनी तरफदारी कर रहे हैं? यह आपका भाई तो नहीं है? मैंने खुद देखा इसके हाथ में एसिड की बोतल थी। काजल जी, मोहित मेरा भाई नहीं है। जब मैं आपको देखने के लिए माँ के साथ आया था उसके बाद मुझे ट्रेनिंग के लिए जयपुर जाना पड़ा। ट्रेनिंग के बाद मैं बड़े अफसरों के साथ वहाँ की जेल निरीक्षण पर मोहित से मिला। मैं और मोहित बचपन के दोस्त हैं। हम देखते ही एक दूसरे को पहचान गए। मोहित तुम जेल में, ये तुम्हें किस सज़ा की रिहाई मिल रही है? रिहाई तो 3 महीने पहले ही मिल गई थी। आज कुछ कागजी कार्रवाई पूरी करने आया हूँ। पिछले 2 महीने तक जेल में रहा, 3 महीनों से जमानत पर हूँ और आज निर्दोष साबित हुआ हूँ। किस बात के लिए जेल छोड़ यार, तू सुना बड़ा पुलिस अफसर बन गया है। अरे पर यह तो बता दे किस बात की जेल? काजल पर एसिड फेंका था या उससे प्यार किया था? काजल नाम सुनकर ही मुझे तुम्हारी याद आ गई। फिर भी मैंने मोहित से कहा, कौन काजल? मेरी काजल जिसे चाहा, जिससे बहुत प्यार किया और आज भी करता हूँ। तो फिर ऐसे सज़ा कुछ समझ नहीं आ रहा। मोहित ने मुझे बताया कि मैं और काजल दोनों आदर्श देव कॉलेज में साथ साथ थे, एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। दोनों टूर पर गए थे, वहाँ वो थोड़ा बहक गया था, इसलिए काजल उससे नाराज़ हो गई। 3 दिनों तक कॉलेज नहीं आई। चौथे दिन जब वो कॉलेज आई तो मैं उसे सरप्राइज़ के साथ शादी के लिए प्रपोज करने वाला था। वो गार्डन में अकेले बैठी हुई थी, तभी मैंने देखा कि वहाँ गगन, हमारे कॉलेज का एक लड़का, काजल की ओर बढ़ रहा था। उसके हाथ में मुझे एसिड की बोतल दिखी थी। मैं दौड़ते हुए उसके पास गया। गगन एसिड फेंकने वाला ही था कि मैंने वो बोतल उसके हाथों से छीन ली। गगन भाग गया, बोतल मेरे हाथ में आ गई। बोतल का ढक्कन खुला होने से काजल की गर्दन पर एसिड गिर गया। काजल ने मेरे हाथ में बोतल देखी और मुझे दोषी समझा। पुलिस को मेरे खिलाफ बयान देकर ऐसी जगह चली गई जिसका पता कोई नहीं जानता था। सोहम, काजल, यदि फिर भी तुमको भरोसा ना हो तो यह रहा गगन तुम्हारा असली गुनाहगार और मिस्टर आदेश, पुलिस अफसर जयपुर, जिन्होंने तुम्हारे केस की जांच की और हॉस्पिटल में भी इन्होंने ही तुम्हारे बयान लिए थे। गगन, मुझे माफ़ कर दो काजल, मैं ही तुम्हारा गुनाहगार हूँ। ऐसे कहकर गगन मेरे पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि मोहित ने मुझे ऐसे ले जाते हुए देख लिया था। जैसे ही मैंने एसिड डालना चाहा, इसने मेरा हाथ पकड़ लिया और ऐसे तुम्हारे पूरे चेहरे की जगह तुम्हारी गर्दन पर गिरा। मिस्टर आदेश जी, काजल जी, कोर्ट में भी यह साबित हो चुका है। यह रही कोर्ट के आदेश की नकल। मैंने मोहित की तरफ देखा। मैं चुप थी और शर्मिंदगी के साथ सिर्फ आंसू थे। अपने आप को कोसे भी जा रही थी कि केवल एक बार मोहित से मिलकर यही पूछ लेती कि उसने ऐसा क्यों किया। शायद सच्चाई पता चल जाती। गगन मुझे चाहता था। उसने एक बार खत से मुझे प्रपोज भी किया। मैंने उसकी चिट्ठी उसके मुंह पर ही फाड़ दी थी। उसका यह बदला उसने निकाला मेरी सोच से परे था। यदि कोई लड़की आपसे प्यार ना करे तो उस पर एसिड फेंक दो। कितना उन्नत हो गया है हमारा समाज, लेकिन मेरी जिंदगी तो एक एसिड पीड़िता से भी कहीं ज़्यादा बुरी हो गई है। उस समय गगन ने मुझ पर एसिड फेंक कर केवल मेरी खूबसूरती, मेरा जीवन ही बर्बाद नहीं किया, मेरे मोहित को भी मुझसे छीन लिया था। मोहित, मैंने तुमको हमेशा सच्चा प्यार किया है और ज़िंदगी भर करता रहूँगा। बस थोड़ा बहक गया था, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारी उस चांटे के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं गलत हूँ और मैं क्या करने जा रहा था। 3 रातों तक सो भी नहीं पाया। जब तुम्हें देखा तो सोचा कि अब अपनी गलतियों की सारी माफ़ी आज ही मांग लूँगा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। सोहम का बड़ा एहसान है मुझ पर। आज उन्हीं के कारण मैं तुमको ढूंढ पाया, सारी सच्चाई बता पाया। मेरा तरीका ठीक नहीं है आज यह सब बताने का, लेकिन आज नहीं बता पाता तो फिर कभी नहीं। काजल, मैंने तुमसे बेइंतहा मोहब्बत की है और अब तो तुम भी जानती हो कि मैं बेकसूर हूँ। क्या तुम मुझे माफ़ कर मुझसे शादी करोगी? मैं खामोश खड़ी रही। काजल जी, अब तो आप मानती हैं ना, आपका दूल्हा वही है जो आपसे ज़्यादा प्यार करता है। मेरे प्यार से भी ज़्यादा सच्चा प्यार मोहित का है, जिसने आपके लिए क्या क्या नहीं सहा। इन्हें इनके परिवार ने गुनहगार माना, दोस्तों ने नहीं समझा, इनका करियर खराब हो गया, इन्हें आपके ही कारण जेल जाना पड़ा। इतना सब कुछ सहने के बावजूद भी ये आज भी आपसे उतना ही प्यार करता है जितना पहले करता था और आज आपसे शादी करने के लिए आया है। अब ज़्यादा मत सोचिए काजल जी। काजल के बाबूजी, बेटा अब क्या सोच रही है? मोहित से तुम भी प्यार करती हो और यह भी। अब जब सब कुछ ठीक हो गया है तो शादी के लिए तैयार हो जाओ। मैं सदबद खड़ी हूँ। सोहम जी सच ही कह रहे हैं कि मोहित ने मेरे लिए क्या क्या नहीं सहा। मैं मंडप की ओर आगे बढ़ी। बाबूजी ने कहा, पंडित जी शादी की रस्म शुरू कीजिए। पंडित जी ने शादी की रस्म के लिए मंत्र उच्चारण शुरू किया। एकाएक मैंने कहा, रुकिए पंडित जी, मैं यह शादी नहीं करूँगी। मोहित मेरी
एक गलती के कारण तुमने क्या कुछ नहीं सहा, उसके बाद भी आज तुम मुझसे शादी करने के लिए आए हो। यह तुम्हारा सच्चा प्यार है, लेकिन मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैंने अपने मन में अब सोहम जी को बसा लिया है। वही मेरे मन के देवता बन चुके हैं। उनको ही मैंने मन ही मन अपना पति भी मान लिया है, और सोहम जी ने भी मुझसे निस्वार्थ प्रेम किया है। मेरी एसिड के दाग को नज़रअंदाज कर उन्होंने मुझसे प्रेम किया। मैं तुम्हारे और सोहम जी के प्यार में यह अंतर नहीं कर सकती कि किसका प्यार कम है और किसका ज़्यादा। आप दोनों ने ही मुझसे प्यार किया है, लेकिन आज मैं सिर्फ सोहम जी से प्यार करती हूँ। सोहम जी, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? क्या आप इस अभागन को अपनाएंगे? आप अभागन नहीं हो। जिसके पास इतने प्यार करने वाले लोग हैं, वो अभागन कैसे हो सकती है? मोहित कहता है, काजल सच कह रही है, प्यार आत्मा का मिलन होता है। आज के युग ने प्रेम को दे मिलन के रूप में परिभाषित कर दिया है। भगवान ने मुझे मौका दिया था कि मेरी ज़िंदगी में काजल जैसी सच्चा प्यार करने वाली लड़की मिले, लेकिन मैं उस प्यार को समझ नहीं पाया और उसका अंजाम भी भुगत चुका हूँ। शायद मुझे प्यार की कीमत अब पता चलेगी, जो मैंने गंवा दिया। काजल के प्यार की असली हकदार तुम ही हो सोहम, इसलिए ये सहरा भी आपको मुबारक हो काजल के सोहम जी। दोस्तों, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।